You're out of your place. Yeah, I'm out of my place and I'm not finding comfort with anybody. Reach over there. I reached in the last week of October. So and same that was वही the winter. winter. That was the worst time to go because उस टाइम पे कोई इंग्लिश की बात करनी है वहाँ पे तो लैंग्वेज का बैरियर इज हियर there is additional barrier in the Netherlands which is you need to know that especially where we live in Breda there are very few Indians बहुत कम दिखते हैं और इनफैक्ट एम्स्टर्डम रॉटरडैम में भी पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी मुझे यूएस में क्योंकि इस टाइम पे लोग यूजुअली वेकेशन पे रहते हैं Okay, because summer की वजह. Yeah, and they go on long vacations. What they reached is 6, 7, 8 lakh per year, and suddenly when they moved here, they got 70, 80 lakhs. Huge difference, I right? wouldn't want that. So normally your visa allows you to work in all the countries of Europe, wherever you want to Yes. settle. And US के visa का फिर क्या होता है? US के visa कैसे काम कर? There is this visa called J1 which is for researchers. You get that visa, they give it to you for 2 years or they give it to you for 1 year. और Okay. इंडिया में ये clause है that after you've had your J1 visa in the US for 5 years, you have to come back. No, you have to do your residency in India for 2 years and only Okay. after that you can go back. The time passes and then you are like, oh yeah, I did save a lot eventually. So ये podcast जो बनाने के try कर रहे हैं, हाँ this is much more about कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस एनआरआई का लाइफ कैसे चलता है क्या नहीं चलता उसके ऊपर. तो ये है अमूल्य कश्यप. अच्छा शुरू हो गया. और मैं हूं कनक शर्मा. आज हम ब्रेडा में बैठे हुए हैं. इधर के लोग ब्रेड नहीं खाते. हाँ नहीं खाते, बहुत गंदा था करना. तो फिर नॉर्मली तुम अभी यूएस से मूव हुई हो, पहले नीदरलैंड्स में, तुम पहले यूएस का देखते हैं क्या होता है. तो कुछ क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली मैंने हमेशा देखा है. अमेरिकन ड्रीम क्या चीज है एग्जैक्टली? यार अमेरिकन ड्रीम मुझे लगता है पहले बहुत ज़्यादा ये था क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा हम हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन में ज़्यादा प्रोमिनेंट था क्योंकि वो लोग जिस तरीके से टीवी में वीडियोस में या मूवीज में देखते थे दे ऑलवेज थॉट इफ यू गो टू अमेरिका यू कैन मेक $1 million एंड यू कैन बी रिच एंड यू कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, राइट? ओके, सो इट्स जस्ट अबाउट हैविंग $1 million. यस. ओके, तो मिलियनर बनना है और वापस इंडिया आना है उसके बाद? नहीं, उनका तो था कि वहीं पे रहेंगे, वांट टू लिव देयर. हमारे से पहली वाली जनरेशन की मैं इनफैक्ट अमेरिका में देखती भी थी तो मोस्टली जो भी रेसिडेंट्स थे वहाँ पे जो अभी इंडियंस हैं बट अब वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं मोस्टली हमसे पीछे वाली जनरेशन के हैं. Okay, अभी मेरे जो सर्कल में लोग थे उनका है कि उनको जाना है अभी वापस, बट देन दैट कैन ऑल्सो बी कि वो अभी बोल रहे हैं कि उनको वापस जाना है बट दे माइट stay as well, right? They will may not end up. हाँ, you never know because लोग बोलते हैं हमेशा जाते नहीं हैं. जाते नहीं हैं. तो आपके केस में कैसा था सीन जाने का और फिर उधर रहने का? जाने का तो क्योंकि मेरा PhD खत्म हो गया था and I wanted to do a postdoc, तो postdoc मुझे मिल गया. postdoc के लिए मैं जा रही थी, मैं excited थी, but at the same time because मैं पहली बार इंडिया से बाहर जा रही थी. It was a total cultural shock for me. तो मुझे उस चीज का पहला रियलाइजेशन ही हुआ था जब मैं फ्लाइट में बैठी थी. ओके. उससे पहले और वो पहली फ्लाइट थी इंटरनेशनल? इससे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट. तो जैसे ही फ्लाइट में बैठी मैं और मुझे रियलाइज हुआ कि अब नहीं खुलेंगे दरवाजे एंड आई एम गॉन फॉर लाइक फ्यू मंथ्स. फिर लगा कि शिट यार मैंने ये क्या किया. उस टाइम पे ही थोड़ा फील हुआ कि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट. बट जब मैं वहाँ पे पहुँच गई बहुत सारा टाइम तो एडजस्ट करने में लग जाता है. तो इन द बिगनिंग यू डोंट गेट टाइम टू गेट होम सिक एट ऑल बिकॉज आप एडजस्ट हो रहे होते हो, उसी में बिजी रहते हो. फिर आप जैसे ही थोड़े बहुत सेटल हो जाते हो आपकी लाइफ एक ट्रैक पे आ जाती है, आपका घर सेट है, आपकी जॉब सेट है. फिर उसके बाद थोड़ा आइसोलेटिंग होने लगता है क्योंकि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हो. ओके, मुझे लगा पहले होते हैं होम सिक. नहीं, मुझे कुछ टाइम के बाद होम सिकनेस हुई. मुझे 1 महीने तक बिकॉज आई वॉज बिजी, हर चीज़ नहीं थी ना. इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग अब्रॉड फ्रॉम इंडिया, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी. हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं, बट घर में क्या क्या नहीं है वो घर को थोड़ा एडजस्ट करना बिकॉज यू गो एम्प्टी हैंडेड एंड यू हैव टू मेक अ लाइफ फॉर योरसेल्फ देयर. तो उसमें मैं बिजी थी. बट उसके बाद जब वो सब हो गया देन इट
shook me that, you know, You're out of your place. yeah, I'm out of my place and I'm not finding comfort with anybody. So I was Mhm. missing that comfort after a while. जैसे homesickness कहते And हैं. in which month did you reach over there? I reached in the last week of October. So And same, that was वही the winter. winter. That was the worst time to go because उस टाइम पे कुछ टाइम के बाद में थैंक्सगिविंग होने लगता है Mhm. एंड अ लॉट ऑफ योर कॉलीग्स आर गोइंग आउट क्योंकि अपनी फैमिली के साथ में कोई टाइम स्पेंड करने जा रहा है, कोई स्कीइंग जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है. सो Mhm. यू फील आइसोलेटेड Okay. बिकॉज Mhm. you do not have those things, And right? you don't have family for Thanksgiving. Yes. फिर Christmas same. क्रिसमस. तो थोड़ा जब वो सब हुआ कि हम लोग बहुत सारी चीजें जिस तरीके से इमेजिन करते हैं वैसे नहीं होती अल्टीमेटली. Mhm. इफ यू वांट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो. जैसे हर कोई एंजॉय कर सकता है मे बी. आई वॉज नॉट एबल टू एंजॉय इट. Okay. तो हाँ, it- क्योंकि अक्टूबर में गए and then November, December you Yes. have everything over yes. there. फिर उसके बाद सब कुछ ठीक था. आई वॉज बिजी विद माई वर्क. लेकिन फिर मुझे कुछ टाइम में लगा कि द फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट because you are living alone, because Mhm. I was living alone. B, you are in that age group. Maybe if I had gone as a student, वहाँ पे और फ्रेंड्स होते, आप अलग तरीके से बॉन्ड करते हो. बट आई वेंट एज अ एम्प्लॉय. आई मीन आई वाज वर्किंग. Mhm. तो आप अपने कलीग्स के साथ में एक अच्छे भी कितने भी अच्छे हो बट दे योर फ्रेंड्स आर योर फ्रेंड्स, राइट? You're right. एंड यू कैन नॉट बिल्ड दैट बॉन्ड विद देम. तो वो चीज़ आई वॉज मिसिंग माई फ्रेंड्स, आई वॉज मिसिंग माई फैमिली. तो वो जो कुछ मैंने फील किया विद वर्क, एक पॉइंट के टाइम पे तो वो मूवी नहीं है लव आजकल में जैसे होता है हाँ. सैफ अली खान का वो गाने में थोड़े टाइम तक बहुत मजा आ रहा है. and then it goes down. So I was experiencing that. Okay. I was experiencing that and it happened after maybe like 2 months. 2 So- months I was still fine. I was able to adjust after Okay. reaching. So until November end or December. January New Year से ऐसे मुझे शुरू हो गया था. Okay. I'm not comfortable here. तो फिर उसके बाद कैसे ठीक हुए? It took time. Around? I don't know. कोई I ऐसा don't दिन think- उसके बाद जब बहुत मजे किए हो? मजे तो हमेशा ही ऐसा नहीं है कि आई वाज नॉट डूइंग. हर चीज बहुत सारी चीजें करती थी. आई वाज एक्सपीरियंसिंग लाइक अ लिटरल स्प्रिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडिया में स्प्रिंग नहीं होता तो जैसे विंटर खत्म हुआ, स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम. इट यूज्ड टू स्नो वेरी हेवीली. तो मजा बहुत आता था और थे फ्रेंड्स भी थे वहाँ पे. हम लोग जाते थे हाइकिंग पे चले जाते थे. अगर स्नो गिरी है तो कुछ ना कुछ प्लान हम लोग के रहते थे, एक दूसरे के घर पे डिनर्स. बट स्टिल यू मिस समथिंग. आई मीन समथिंग इज मिसिंग. यू फील अलोन. चाहे सब But फिर कोई भी friends हो, थे right काफी, and हाँ, were they friends थे. Indians as well as Americans? So okay. मेरे जो लैबमेट्स थे उनके साथ मैं थोड़ा बहुत चिल कर लेती थी आउटसाइड वर्क. और इंडियंस भी काफ़ी थे वहाँ पे, तो उनके साथ में कभी डिनर पे चले गए या किसी के घर पे चले गए, कोई मेरे घर पे आ गया है. वो सब चलता रहता था. मतलब हर दिन कुछ ना कुछ. ऐसा नहीं है कि मैं आई एम सिटिंग डिप्रेस्ड एट होम. आई यूज्ड टू गो टू वर्क. काम से आने के बाद में इवनिंग में अपना खाना बनाया. मतलब वो एक रूटीन था. कोई सीरीज देखी, घर पे सबसे बात की, फिर उसके बाद वीकेंड पे कहीं ना कहीं चले गए, अपना कुछ काम कर लिया. तो टाइम चले जा रहा था. आई डिडंट इवन रियलाइज कि एक साल हो गया था. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बिल्कुल लोनली हो गए, बिल्कुल किसी के साथ भी नहीं जा पा रहे हो. जाओगे कुछ वीकेंड्स रहे होंगे मे बी, बट नॉट एवरी वीकेंड. नॉट एवरी. जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे थैंक्सगिविंग थी, एवरीबॉडी वाज ऑक्यूपाइड. और बाकी जो इंडियंस भी थे, बिकॉज वो लोग मुझसे पहले से रह रहे थे, तो वो उनके भी कुछ प्लान्स थे. तो वो लोग के ऑलरेडी प्लान्स थे, तो नोबडी विल बी लाइक एकदम ही मैं आई थी ना, नहीं. तो उस टाइम पे मैं 3-4, बिकॉज थैंक्सगिविंग, देन ब्लैक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इट वाज अ रियली लॉन्ग वीकेंड फॉर मी, लाइक 5-6 डेज. सो वो याद है मुझे. वो एक्चुअली डेंजरस था. उस टाइम पे मुझे बहुत ये लग रहा था कि आई विश ये होता यहाँ पे या ये होता यहाँ पे. आई वाज नॉट लाइकिंग एनीथिंग. Okay. वो चीज़ था. बट यू टॉक टू योर पेरेंट्स ऑन फोन, वीडियो कॉल पे आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो ठीक हो जाता है. मतलब you feel that it's bad, but once you go back home, when I went back home for the first time, I realized it's not that bad. It's okay. Because if you don't have work, you feel empty. आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, and my work is there. Right. तो थोड़ा बहुत adjustment होने लगी थी मुझे. But once I went back home, came back, I was kind of fine. मतलब दिल्ली जाके फिर वापस I went back home for 1 month. 1 month. Okay. For 1 month, less than 1 month, 28 days sort of, and then I was fine, a little bit fine. फिर काम में busy हो गया. तो ओवरऑल अमेरिका है कैसा?
Overall, I feel it is actually a very free country. Mm-hmm. मतलब, you feel free As compared to India. as compared to India. Okay. घर जैसा कंफर्ट नहीं है, वो सहूलियत नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो चाहिए हमें मिल जाता है Mm-hmm. इंडिया में, हमें कुछ नहीं करना है. एंड द सेकंड थिंग इज आल्सो दैट यू हैव टू गेट एडजस्टेड टू डूइंग योर ओन थिंग्स योरसेल्फ. Everything, almost everything. एवरीथिंग. तो एक पॉइंट तक ठीक है, कर लेते हो आप एंथुजियाज्म में कि हाँ मैं कर लूंगी, Mm-hmm. बट फिर कुछ टाइम के बाद में बोर लगता है कि यार ये मन नहीं कर रहा, और you're mentally sick or you're physically sick. तो Mm-hmm. लगता है कि आई विश देयर वाज समबडी. तो जब आप अकेले रहते थे, आपके साथ कोई फ्लैटमेट था? नहीं, मैं अकेली रहती थी. तो फिर जब बीमार होते हो तो क्या करते हो? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब बीमार होते हैं तो ना खाना बना पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना चल पाते हैं कभी कभी. सो व्हाट हैपेंस एट दैट आई टाइम? थिंक मेरे साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया दैट Okay. कि मैं इतनी बीमार हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, बट देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू. जब मैं मूव हुई थी उस फ्लैट में, 2 दिन तक मेरे जो पास में फ्लैटमेट्स थे, उन्होंने मुझे खाना दिया था, प्रॉपर मील. Okay. दे वुड गिव मी अ मील फॉर लंच और डिनर कि वी नो यू हैव रिसेंटली मूव्ड इन, सो दिस इज. सो पीपल आर वेरी हेल्पफुल. इनफैक्ट वहाँ पे जो अमेरिकन्स थे मेरे लैब में, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे. Okay. They would ask me that do you need something, we can go out. Mm-hmm. मेरे घर का फर्नीचर भी लाने में उन्होंने मुझे हेल्प किया, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कि ये यहाँ मिलता है. पीपल आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज एवरीबडी नोज दैट व्हेन यू कम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फील. तो वो आपको उस तरीके से हेल्प करते हैं कि किसी और को उस तरीके से फील ना हो. So people राइट. are तो kind जिससे and nice. आपकी हेल्प हो रही है, आप आगे जाके दूसरे किसी Yes. की हेल्प करोगे Yes. वैसे ही. तो सही. ऐसा था कि हेल्प करने के लिए तो हर कोई है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है कि यू शुड नॉट बी स्कैर्ड फॉर सच थिंग कि इफ यू आर सिक, व्हाट देन. देयर आर Right, ऑलवेज right. पीपल. सो दिस इज नॉट द मैटर ऑफ गेटिंग थिंकिंग अबाउट and thinking I'm kind of getting scared of. Mm-hmm. The only scary thing is adjustment. Adjustment takes But it time. even happens to the people. जैसे कोई आगरा में रह रहा है, suppose you have to move to Bangalore. Language change, people do change. पूरा the society how it works is totally different than आगरा. Obviously उधर लोग बात करते हैं, and फिर Bangalore में no one cares about each other. Is it the same in US or is it a bit different? I don't Because think in Bangalore nobody even helps you out normally. That's what I'll say. इस हिसाब से कि if you are shifting you have labors, right? But no one will be coming to help you out of nowhere. they are 2 different levels है ना. मतलब आप अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ पे एक बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है, you find comfort in the fact that if anything happens there will be somebody who will come and help you. Right. But over there the thing is you are kind of thinking कि अगर कुछ होगा तो it will take like a long time for anybody to come. Mm-hmm. Right. And visa. कौन वीजा लगाएगा? सबसे पहले तो वही, क्योंकि आकाश के पास वीजा था, तो फिर भी ये रहता था कि कुछ भी है तो he'll be there. Mm-hmm. Right. And yes, he visited me for a month when I was feeling very 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 low. He was like, I was like, you should come here now because it's quite a lot. Okay. So he came to visit me. तो वो 1 महीना पता ही नहीं चला कहाँ चला गया. फिर जब वो गया था उसके बाद तो मुझे रियलाइज हुआ है कि कितना लोनली हो रहा था. मतलब it was like a curve going up and down, up and down, up and down. I had fun. मतलब ऐसा नहीं है कि I didn't have fun, but ultimately because it's a new thing, your body, your brain, everything is getting adjusted, and you just don't know what's happening. ऐसा है. But moving to a different country which has a different language, which maybe is a similar example to somebody moving from Agra to Bangalore, क्योंकि वहाँ पे language restriction है. फिर भी Bangalore metropolitan है. वहाँ पे बहुत हर कोई उधर हिंदी बोल लेते हैं तब भी काफी ऐसा नहीं है. हिंदी नहीं तो if people are coming from other state they speak their language over there. तो यूएस में तो आपको इंग्लिश ही बात करनी है. वहाँ पे तो लैंग्वेज का बैरियर इज हियर. देयर इज एडिशनल बैरियर इन द नेदरलैंड्स व्हिच इज यू नीड टू नो डच. और ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कोई डच में बात कर रहा है और आप अगर उनको बोलोगे सॉरी वी डोंट स्पीक डच, people will be nice and they'll start speaking to you in English. They'll, even if they don't know how to speak,
वो कोशिश करके आपको धीरे धीरे बता समझा देंगे। देंगे। हाँ, there are people But who are help. there people like who don't understand English at all? Mm, Because Dutch there are are. known for really good speakers. आई डोंट थिंक पीपल जो हमारे एज ग्रुप के मुझे लगते हैं यंग पीपल और यंगर देन अस, उनको कोई प्रॉब्लम है। इफ यू जस्ट टेल देम सॉरी वी डोंट स्पीक डच, ये स्विच टू इंग्लिश वेरी स्मूथली। Mhm. बट जो एल्डर लोग हैं उसमें भी कुछ है, कुछ परसेंटेज है जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते हैं। Okay, हाँ. अदरवाइज देयर आर पीपल हु you just tell them that we don't speak Dutch, so they'll switch to English. तो वहाँ पे यहाँ पे ये चैलेंजिंग है कि चाहे से आप उनको बोल दो कि आपको इंग्लिश डच नहीं आती तो आप इंग्लिश में बात करो, लेकिन जब लोग आप आसपास में बात कर रहे हैं, हाँ. they are talking in Dutch. Right. That way you feel again isolated. That I don't So understand. what's the difference between America, like US, and Netherlands? So this is one of the thing, right? Language. When they get into their local community, suppose you have like 5-6 Dutch, yes, और तुम अकेले इंडियन हो, yes, तो वो अपनी obviously language अपनी use करेंगे where you don't know what to do yes, and you are just standing over there. yes. और इसके अलावा क्या देखा? एक लैंग्वेज दूसरा है कि there are very few Indians here in comparison, especially where we live in Breda, there are very few Indians. बहुत कम दिखते हैं। और इनफैक्ट एम्स्टरडैम, रॉटरडैम में भी पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी मुझे यूएस में दिखती थी। Right. वहाँ पे आप जाओ कहीं भी जा रहे हो, यू विल सी दैट every 10th person is Indian, either Gujarati or a Teluguite. Okay. So you see that, so you feel a little bit familiar there. For example, आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपने देखा इंग्रेडिएंट्स देखे डिशेस, बिकॉज हर चीज नहीं है ना वहाँ पे, यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ कि आप क्या कौन से ब्रांड की कौन सी चीज खा सकते हो। स्पेशली जैसे मेरे केस में था, आई डोंट ईट मीट, आई डोंट ईट एग, तो मुझे हर चीज में देखना पड़ता था कि एग नहीं है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे आप जाते हो, you have to use Google Translate, you have to see, so the thing that takes you like a minute takes you like 5-10 minutes here. Okay, because everything is written in Dutch. Is written in Dutch. And it's the same with Germany, France, सब जगह ऐसा ही होता सब जगह ऐसे ही होता होगा, वहाँ तो गए नहीं अभी। तो इंग्लिश में नहीं लिखा रहता लिटरली, अगर एक दूध का कार्टन है नहीं लिखा होता किसी, इनफैक्ट उसमें नेदरलैंड, पोलैंड लैंग्वेज, फ्रेंच, आई गेस नॉर्वेजियन, बट इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश नहीं है। सो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल लैंग्वेजेस है उसमें, बट इंग्लिश नहीं है, बहुत कम होता है। तो वो एक चीज है। सेकंड, द थर्ड थिंग इज दैट अभी जैसे यूएस में हर कोई बहुत ऐसे पीपल आर वेरी फास्ट देयर, इधर मुझे लगता है पीपल आर वेरी लेड बैक। ये फास्ट का सीन मैंने हमेशा मुंबई में भी देखा है। मुंबई के लोग काफी बोलते हैं कि हमारा सिटी बहुत फास्ट है, मुंबई इज टू फास्ट, एंड सपोज पुणे और बैंगलोर कांट कोप अप विद दैट फास्ट पेस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस फास्ट? क्या तेज चलना थोड़ी ना पड़ता है? तेज नहीं, यू हैव टू बी लाइक ऑन योर टोज। लाइक जैसे इन मुंबई में तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज पीपल हैव टू ट्रैवल देयर, राइट? अपने जॉब पे जाने के लिए उनको 2-3 घंटे लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है, वो सुबह 6 बजे निकलती है, शी रीचेज वर्क एट 9, फिनिशेज अप एट 6, कम्स बैक होम एट 9, सो दैट्स लाइक 6 to 9 6 to 9 हाँ, पूरा दिन ही खत्म हो गया, पूरा दिन ही खत्म हो गया। एंड यू आर देन, बिकॉज यू हैव टू वेक अप एट 6 अगेन, आपको फिर सोना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे लगता है फास्ट पेस इज इन द टर्म ऑफ योर रूटीन। You have to be on your toes. Otherwise, if you miss a train, you can be half hour late, something like that. So you have to be fast, otherwise you will be behind. और इधर काफी लेट बैक है, right? थोड़ा लेट बैक है। For example, यहाँ पे है लेट बैक. Everything closes by, even in US, I mean in comparison to India, I found the biggest thing was, another thing was that हम लोगों को आदत होती है कि हम 10-11 बजे सामान लेके आ जाएंगे जब हम फ्री होंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो आप। मोस्ट ऑफ द स्टोर्स क्लोज बाय 10, इवन इफ वन इज ओपन, इट मे बी ओपन टिल 11, तो आप जाके लेके आ गए हो इफ यू हैव अ कार, बट हर बार वो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो यहाँ पे तो और भी जल्दी हो जाता है। एवरीथिंग क्लोजेस बाय 5 by 5. So other than grocery if you're doing 9 to 5, तो ग्रोसरी नहीं लेना हो, शॉपिंग करनी हो, वो शॉपिंग तो सैटरडे संडे ओनली, that too till 5 or 6. अदरवाइज ग्रोसरी शॉपिंग के लिए तो 10 तक होती है, बट 5 इज way too early. Yeah. Way too early.
तो एक ये चीज़ है कि पीपल स्टार्ट देयर वीकेंड फ्रॉम थर्सडे, राइट, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, Done. एंड देन यू गो बैक टू वर्क. तो वो चीज़ मुझे अभी और ज़्यादा पता लगी कि व्हेन आई एंटर लिटरली दी एंटर द वर्ल्ड, Mhm. वर्किंग वर्ल्ड, क्योंकि अभी Yeah. मैंने यहाँ पे जॉब अभी तक Mhm. आई एम नॉट डूइंग लाइक अ लेजेंड जॉब इन माई फील्ड, तो वो आगे पता लगेगा. बट अभी ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट बैक है, बिकॉज आई एम राइटिंग एप्लीकेशंस टू अ नंबर ऑफ पीपल, एवरीबडी इज ऑन वेकेशन. I get an automatic reply saying that we are on vacation and they are still on vacation. Okay. तो and I read about that too कि इस टाइम पे लोग यूजुअली वेकेशन पे रहते हैं Okay, because summer की वजह से. समर की वजह से. Yeah, and they go on long vacations, like cameraman उठा के literally पूरा फ्रांस इटली For घूमने 2 चले जाएंगे, months right? all together तो जाते हैं लोग वेकेशन पे. तो ये कुछ टर्म्स से मुझे वैसे भी एक थोड़ा फील होता है लेट बैक है यहाँ पे. But that can again be possible because I am not working right now. When I नहीं, work- बट मैंने भी देखा है इस हिसाब से एज कम्पेयर टू इंडिया, हाँ काफी लेट बैक है. हाँ, Like no one will pick up your call on Saturday no. और डांट देंगे. Yes. Literally डांट देंगे. So in 2-3 years you become like them. If someone calls you on Saturday, you'll get pissed off. Yeah. बट वीकेंड पे मोस्टली अमेरिकन्स भी अपना प्रॉपर वीकेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, हाँ. राइट. बट काम भी वो प्रॉपर करते हैं. लाइक एवरीबडी इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग. दे वर्क 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 एंड देन दे चिल. तो यहाँ का That's right. वर्क 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 अभी मुझे पता नहीं चला. वो चीज़ नहीं फील हो पा रही है. तो फिर इंडिया का ब्रेन ड्रेन के हिसाब से क्या सोचना है तुम्हारा? ब्रेन ड्रेन इन व्हाट सेंस? In like college से कोई पढ़ा है, suppose you did your PhD from there, right? And then you moved to US, kind of big brain drain, right? What do you think on that? Because mostly लोगों का सोचना है कि ये लोग पढ़ते हैं इंडियन एजुकेशन से और बाहर भाग जाते हैं और फिर उधर के लिए कमाते हैं, उधर के टैक्सेस भरते हैं, they help their government out, not Indian government. आई मीन पर्सनली मेरे साथ मैं इसका आई फील बिकॉज मुझे जाना है, आई वांट टू गो बैक टू इंडिया. Okay. बट फॉर मी दैट रीजन इज नॉट कि मैंने सब कुछ इंडिया में किया और अब मैं बाहर जाके नहीं obviously वो वो नहीं रीजन नहीं है है. मेरा. बट इट्स जस्ट दैट आई वांट टू गो होम. आई फील कंफर्टेबल देयर, राइट. बट I'd say it's a personal choice. Right. Everybody's personal choice. Who wants to? I am not the one to criticize the government, but who wants to go back to a country where you're feeling that you're feeling neglected? You might not earn the same money there, right? You might not get the same comfort. एक comfort रहता है because it's home हाँ. and you have all the luxury and you have help. बट आपको फिर बहुत सारी चीज़ें फील होने लगती है और कुछ टाइम के बाद रहने के बाद तो आपको पता लगता है कि लिटरली बहुत पोल्यूशन है. कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग उन क्योंकि वी वर लिविंग विद दोज थिंग्स वी डिडंट रियलाइज देम. बट जब हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया तो अब हम उसको जज कर पा रहे हैं. राइट, क्योंकि पॉल्यूशन इंडेक्स जब भी हम यहाँ देखते हैं, हाँ, मेरे को याद है हैजार्डस वार्निंग आ जाती है कुछ 5 पॉइंट पे, हाँ, और दिल्ली और पुणे, मुंबई, बैंगलोर जैसी जगह पे 200 रहता है वो इंडेक्स. yes. एंड उधर कोई वार्निंग नहीं है. आई थिंक Yes. पानी की भी बहुत बुरी हालत होगी, बट दे नेवर टेल. They never tell. Plus I think ये फिर भी हम लोग क्योंकि बचपन से वहीं पे रहे हैं, the biggest thing is about job too, right? Because Right. you don't get those kind of jobs. जैसे especially मेरा research है, the kind of jobs that I want, वो वहाँ पे मुझे शायद ना मिले. Maybe in future, but हाँ, शायद अभी मिल नहीं जाए. शायद. हाँ. बट ये है कि अगर मुझे वापस जाना ही है तो आई वुड मेक अ वे फॉर इट देन समहाउ. आई राइट, ट्राई कहीं ऊपर पहुंच के देन यू then डू you समथिंग लाइक दैट. I want to go back. But brain drain है तो ये सच बात है कि you are taking all the technical all the knowledge that you have, you're going and doing things there. But the thing is, what will we do with that mind empty in our own country if they don't have the opportunity? That's right. तो वो opportunity की वजह से लोग आते हैं, अच्छा लग जाता है, रह जाते हैं. And it's not even about brain drain. मैंने काफी अपने दोस्तों का देखा है जो पढ़े हैं, then they got a job over there. What they reached is 6, 7, 8 lakh per year, and suddenly when they moved here, they got 70, 80 lakhs. Huge difference, Who right? wouldn't want that? जो You can जो साल का मिल रहा था वो महीने का मिलना नहीं चालू ना, हो आप गया. थोड़ा सिक्योर फील करते हो फिर. एंड आप
को ये भी होता है कि whatever happens in the family, we will be able to take care of it. Right. So you feel stronger that way. And हाँ यार, होता है, you feel stronger because of money as well, because Right. आपकी family कितनी भी strong हो, if you don't have money you cannot do anything, and that's the truth in India. Like you need money and power to do things. Maybe things will change later on, and I wish they change, but अभी के हिसाब से तो lack of opportunity बहुत बड़ी बात है. Why would people want to, if I had the same opportunity there, I wouldn't even think of coming. हाँ ये चीज हो सकती है, बट व्हाट अबाउट केवल अपन अपॉर्चुनिटी या पैसे के लिए नहीं है, राइट? इट्स मच मोर देन दैट, बिकॉज द काइंड ऑफ हाउस यू आर लिविंग इन. See, that's again personal. Like, I am happy living in Pune in a flat. To be honest, I'm very happy. I feel comfortable there too. It's enough. Maybe when I grow a little more money, हम लोग बड़े जगह पे हाउस में घर में शिफ्ट हो जाए, I am comfortable there as well. ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ की हाउसिंग कंफर्टेबल लग रही है, बट वो पर्सन है ना, that's person to person. और फिर व्हाट अबाउट द रोड्स गेटिंग टैग्स? यार हैबिचुअल आदत बन चुकी है. हाँ तो होता है चिक चिक, बट यू कांट कंप्लेन. लाइक हियर अभी यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बट बहुत सारी चीजें नहीं है. राइट. द सेम थिंग इज देयर ऑल्सो. हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं, बट व्हाई वुड समबडी वांट टू कम हियर इज फॉर अपॉर्चुनिटी. एटलीस्ट मेरे केस में तो ये था कि एक अपॉर्चुनिटी आई गॉट देयर, एंड इफ आई हैड द सेम थिंग इन इंडिया आई वुड डू इट. बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर, और यूएस का रिसर्च इज रियली गुड, तो वहाँ पे आई वांटेड टू गो and see, learn, and then maybe come back. That was the plan. पोस्टडॉक एग्जैक्टली कितना लंबा होना चाहिए, कितना लंबा होता है? People do it for 5 years also. Okay. हाँ 5 साल कर लेते हैं. तो इट्स जस्ट लाइक जैसे एमबीबीएस करने के बाद दे डू प्रैक्टिस? नहीं वैसा कुछ नहीं है, जस्ट यू आर इन रिसर्च, एंड जब आप पोस्टडॉक बन गए हो तो इफ यू आर बेसिकली ट्रांजिशनिंग फ्रॉम योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन and then transitioning to either becoming a researcher, like an independent principal investigator, PI, like an independent scientist जो अपनी खुद की lab खोल सकता है. They have ideas, and वो ideas वो present करता है government को, and the government funds them, and then they run their own lab, giving opportunity to others. So that's one thing. Or you either enter a pharmaceutical company or a research and development company. So it's kind of a gateway where you're trying to, at least I am trying to figure out that where do I want to go. And opportunities कैसे difference है ये तीनों जगह पे, इंडिया, अमेरिका एंड नीदरलैंड्स? यूरोप पर से का तो अभी नहीं आइडिया है. आई एम मोर, आई कैन टेल यू मोर अबाउट नीदरलैंड्स. जैसे यूएस में तो बहुत ज़्यादा है. There are a lot of opportunities. बट क्यों है ये? क्योंकि उधर कंपनीज बहुत नहीं, गवर्नमेंट puts money into research. Okay. The government is funding them. अभी थोड़ा कम हो गया है because of the latest government, but government puts money into research, and इसीलिए वहाँ पे इतने सारे research institutions हैं, इतनी सारी universities हैं, इतने सारे research groups हैं, वो really doing good work. और ऐसा नहीं है कि किसी छोटी जगह पे बहुत छोटा काम हो रहा है, even छोटी जगह पे बहुत बड़ा काम हो रहा है वहाँ पे. People are working. They might, and research is something where you add drop by drop to a seed, right? Only then you come to something. So it takes time. तो यूएस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ इन मल्टीपल लेवल्स, लाइक नॉट मल्टीपल लेवल्स बट मल्टीपल फैसेट्स ऑफ रिसर्च. मीनिंग जैसे आपको अगर कैंसर बायोलॉजी में जाना है, अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी स्पेसिफिकली किसी एक पोर्शन में जाना है, या आपको लीवर स्टडीज, पीपल, वहाँ पे देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन. नीदरलैंड में मुझे लगता है इट्स रिस्ट्रिक्टेड, स्पेशली बिकॉज इट्स अ स्मॉलर कंट्री, राइट? It's equal to one state of US almost. तो यहाँ पे रिसर्च में एक डोमेन में ज़्यादा काम हो रहा है, दूसरे डोमेन में उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, they focus more here. Okay. Innovation in जैसे how to manage your water system, they are working on that. Okay. Agriculture, more on animal veterinary sciences. But मेरा जैसे microbiology है, there are very few groups working on it. Very few groups working on antimicrobial resistance or
माइक्रोबायोम थेरेप्यूटिक्स. तो ये एक चीज़ है कि अपॉर्चुनिटीज़ इन नेदरलैंड्स, इफ़ आई वाज इन कैंसर बायोलॉजी मे बी मेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती. तो वो अपॉर्चुनिटी वाइज थोड़ा डिफरेंस और रिस्ट्रिक्शन नेदरलैंड्स में है बिकॉज ऑफ इट्स साइज. It's a small country. But then if you are living in a country, if you're living in one country of Europe, you can always explore other countries. Right. And then if you get a position, you can figure out a way to move there. So normally your visa allows you to work in all the countries of Europe wherever you want to Yes. settle. It allows. And US के वीजा का फिर क्या होता है? US के visa कैसे काम करता है वो? Do you get H1B on postdoc? For postdocs, there is this visa called J1, which is for researchers. You get that visa. वो visa depends on your institution. They give it to you for 2 years or they give it to you for 1 year. It keeps renewing. Okay. It keeps renewing from time to time. And वो it's not that difficult. इतना मतलब it does not take a longer time like a tourist visa. It's a far more quicker process. हो जाता है. And then you get that visa only for 5 years. और इंडिया में ये clause है that after you've had your J1 visa in the US for 5 years, you have to come back and you have to get it home stamped residency. again. No, you have to do your residency go in India for 2 years and only Okay. after that you can go back. But उसके लिए भी लोग waiver ले लेते हैं. Okay, मिल जाता है. Yeah, and they get a waiver for those 2 years. And you can get this visa only for 5 years. Okay. After that, if you're still working, you can your employer can give you H1B1 visa for researcher. Academic H1B1 बोलते हैं उसे, which is easier than H1B1 for job. Like for professor या फिर ये सारी चीजें. Right? Yeah, if you get a professorship, then H1B1 academic visa. Yeah, and then you can apply for your citizenship because you are a professor there. You have enough baggage in terms of your achievements or your contributions to their country. So people, I think there is I'm not very much sure about that because I didn't take interest in it. But there were वो मेरे वहाँ पे friends थे जो अभी से वो चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि उनको रहना भी, उनको वहाँ पे long term रहना है. Okay. तो I think it depends on you, right? First year is adjustment and the second year you start thinking whether I'm liking it or not. And then your personal life also, it depends on your personal life too because मेरे लिए personal life में मुझे ये करना पड़ा, right? If I was not married and we were not living apart, तो मैं शायद वहीं रहती. Right. But because we were living apart for 4 years, I had to make this decision of coming here. But people who really want to live there, वो पहले से ही शुरू कर देते हैं process. Okay. And they get. And किस way में start करते हैं वो process? मतलब while doing the research or postdoc, they started say teaching in some university, that kind of thing. Like जैसे for example कुछ criteria होते हैं and they get to know for of the criteria. For example postdocs के लिए वहाँ पे time to time workshops होती थी जहाँ पे एक lawyer आपको बताता था कि even B visa के लिए आपको even B status के लिए आपको क्या क्या requirements हैं and how can you fulfill them. Okay. What are the so you kind of aware if you are interested. जैसे I used to listen to those things, मैं जाती थी, but I didn't take a lot of interest in it. But I know the things that are going on, जो मेरे बाकी colleagues कर रहे हैं. तो you get to know, you get aware, and you start working on it. For example, if you become a reviewer in a journal and you review certain number of papers, that adds a few points. If you have strong publication, that adds a few points. So people start working on it. Okay. तो जिस track पे आपको जाना है, it's up to you, right? If you want to do things, you will make a way for it. Right. People do. और फिर एक्सपेंडिचर के हिसाब से नॉर्मली क्या होता है जब अपन कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं तो दे से कि दिस करेंसी इज स्ट्रांग, राइट? हाउ डू यू पुट इट कि इफ अ करेंसी इज स्ट्रांग डज इट मीन कि एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव ओवर देयर? डज इट डिपेंड ऑन करेंसी? If you convert it, if you keep converting in your head, like I also did the same thing. आप जब पहली बार जाते हो तो कुछ चीज़ $2 की मिल रही है तो यू क्विकली लाइक ये 160 रुपए की है. 160 रुपए की तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें 10 रुपए की मिलती है इंडिया में. बट द मनी यू आर मेकिंग परसेंटेज वाइज यू आर स्पेंडिंग बेसिकली नथिंग राइट फॉर दोज थिंग्स. सो अगर आप उस वे में देखो कि
आपकी सैलरी का परसेंटेज कितना जा रहा है, आई थिंक यू एंड अप सेविंग मोर देयर इन कंपैरिजन टू व्हाट आई वाज अर्निंग इन इंडिया. आप जिस तरीके से स्पेंड करते हो, that portion of the money that you're spending is higher right on the same thing. तो convert करते रहोगे, and it's that and this is something you cannot help. वो आपको टाइम के साथ ही आएगी, ऑटोमेटिकली हो जाता है वो धीरे धीरे. हाँ, तो शुरुआत में आपको होंगी प्रॉब्लम्स बिकॉज you go there, you are buying a lot of things because you have to build your house right from scratch. बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो you might not end up saving as much in the beginning, but फिर हो जाता है धीरे धीरे. तो yes, you feel that way कि हम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इंडिया में इतना सस्ता मिलता है. और अच्छी भी बात है कि अगर सपोज मैं कुछ चीज़ इंडिया से ले सकती हूँ जाके, मैं जब जाऊँगी इतनी भी कोई नीड नहीं है, मैं जब जाके लेके आ सकती हूँ, because I'm getting it really much cheaper. For example, let's say a pan or a cooker, अगर किसी के पास नहीं है उसको खरीदना ही पड़ेगा, है ना, जाके, and it is very expensive there if you convert it, and it is actually expensive because they don't even make after it there. converting it. Yeah, they don't make it there. तो अगर आपके पास है, if you have a way or a facility to get it, you might as well get it. But अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप खरीद लो and not think about it. You will eventually end up saving money. It's only the beginning part जहाँ पे money wise आपको थोड़ा बहुत ये रहता है, because you are converting everything in your head. Secondly, because you have to buy a lot of things for yourself to get it adjusted. फिर बाद में धीरे धीरे save होने लगता है. Money wise I feel it's balanced वहाँ पे. और फिर काफी लोगों का थिंकिंग ये है कि अगर से लोग बोलते हैं इंडिया से हम लोग इधर शिफ्ट हो गए, इधर सैलरी ज्यादा है, सपोज उधर कोई 20-30 लाख कमा रहा है, इधर आके वो बंदा 70-80 लाख कमाने लगे, तो बोलता है कि ज्यादा है, बट फिर खर्चे भी उतने ही हैं. बट क्या एग्जैक्टली खर्चे उतने हैं 30 to 70 में? I'll just give you a एग्जाम्पल ऑफ क्या कर रहे हैं. 30 लाख इधर कोई कमा रहा है इंडिया में, एंड ही कम्स इन EU and he started earning 70 lakh. Okay, so do you think the saving will be same or more? The expenditure is more in EU, and how does that work? Like I said, my thought on this is that it is the percentage of your salary. In a 30 lakh salary in India, you really might not be able to save a lot, right? Because वहाँ पे expenditure है, और 30 lakh में आप एक साल में कितना ही सेव कर लोगे, because there are taxes, you have few money, mutual funds, even if you have an EMI, that's even more difficult. But जब आप यहाँ आते हो, when you are earning, I don't know how much is 70 lakh, somewhere around say after tax 4,000 euro, kind of 4,200 per euro. month. Yeah, per month. I think that for one single person, that's plenty. Yeah, that's plenty. And in a year, you will be able to save more if you convert eventually. जैसे let's say if you were earning 4,000 euros every month, I think you can easily save like 15,000 euros in a year, and more than that maybe, if you are not a picky eater or really not a 5-star. Yeah, you have to go to 5-star restaurants every time. So then obviously I think you'll be able to save, because हमारा इंडियन मेंटालिटी वैसे ही है, we want to save, and वो ज़रूरी भी है, because हमारी कंट्री उस स्टेज में है, हमारे पास we don't have that confidence. If you don't have saving, you feel like you don't have a backbone. You feel confident with a bank balance. तो वो वैसे हमें चाहिए भी. तो हम चाहे से स्पेंड कितना भी करें, easily you can send, let's say minimum 10,000 euros in a year. 10,000 euros is like 10 lakhs. Directly. काफी होता है. So in a 30 lakh salary, you won't be able to save that save much at all. तो यहाँ पे आप चाहे से you're spending a lot, but eventually percentage wise you're saving plenty. Right. So in the long run, it's a good thing, right? And I think when you become a family of two, like when you get married, you don't have to split your house expenses, because house rent is a major part of your salary. And then when you eventually buy a house, EMI
even that can be split. So Right. that becomes you end up saving more Mhm. in that way. If you can share an apartment as a single person, or if you're two, then it's even better. So I think eventually saving wise it happens. It's just that it takes time. Mhm. Give it time. Don't overthink about it. I did overthink about it too, but when you are busy, when you already are busy in your job, when you have this emotional baggage of missing home, not getting that comfort, doing your things yourself, you end up not giving it a lot of thought. Mhm. The time passes and then you are like, oh yeah, I did save a lot eventually. So it happens. It takes time, but it happens. And according to starting your career here rather than in India, what do you think about that? Starting your career, right? If that is again a personal choice. If you want to start a career here, you would try first, right? Mhm. You would first try to start a career here. You would start applying, and there are a lot of visa restrictions. You realize it That's then right, that people don't really call you for a job directly. So you because you have to get a job, तो आप Mhm. इंडिया में जॉब करने लगते हो, फिर जॉब में जाके आप फिर ढूंढते हो ways to Mhm. go out. So I think it's much more easier to for an Indian company to send you here Okay. than finding a job. But Akash did find a job in Yeah. Germany by Mhm. applying on LinkedIn. He did Mhm. constantly apply. He did eventually get a job there, Yeah. but his own company ended up sending him. They made a position for In him in Netherlands, Europe. yeah. So I think it's much more difficult to get a job Mhm. than getting a student visa. Right? Right, You right. go to study and then you find a job and then they transition your visa to employment visa. Mhm. That's easier. But I think coming here directly to work is difficult. It's Like, very difficult. it's very very difficult. difficult. You But have it to have it that can kind of happen. experience as well before Yeah, getting a job. it will. Yeah, you cannot be like, okay, I did my master's, so I'm Now gonna let's go go now. to I'm gonna go Europe. to Europe and work. That's highly unlikely. Well, they are opening that kind of visas, but say Spain actually opened a kind of visa in which if you are a remote worker, you can start working at the salary of 30,000, but not more than 20% of that salary should be coming from Spain. They have some restrictions which actually makes your salary 50 lakh to just stay in Spain, and you have to put all your money over there. Okay, So they kind of need your money for you to stay over there. okay, that makes sense also. Yeah, obviously these countries need money Yeah. if you're Yeah. doing something over there. Yeah. But- So In research, in my profession, finding a postdoc, you need to keep on constantly applying. You get open positions, you apply to those positions, you get those, and they pay you. mhm. This is a paid research. So you go, you work as a postdoc, you're getting money for it. That is a little bit easier than directly going to a company. A pharmaceutical company in US wouldn't hire me, Mhm. but a research or an academic institution will hire me. Okay. But even if a company, they have started now. A lot of companies have postdoc programs where and only because of visa restrictions. तो उन्होंने क्या किया है, क्योंकि वो directly H1B पे नहीं बुला सकते, Mhm. so they give you a J1 visa, Okay. which you can get as a research scholar. वो easier है Mhm. थोड़ा. So they call you as a postdoc there, Okay. and then you stay there, and then maybe if they feel that you have enough achievements Mhm. and your worth, they sponsor Research your papers visa. and Yeah, everything. they Okay. sponsor your visa because a lot of people who studied in US, जिन्होंने अपनी PhD वहीं की है, they get a OPT permit, work permit to Mhm. work for few years, and then after that they either have to come back or they have to find a sponsor, Okay. like a company. कुछ वो hire कर लेती है students को because they have OPT and they feel that which is the case usually कि a person is really worth keeping, तो फिर वो sponsor कर देती है visa Okay. H1B. So if your achievements is good, then obviously you get. Yes, I they get that. If they feel that you are giving them enough, they'll keep you. Okay. Yeah. Yeah. Fair deal. Yeah, fair deal. So yeah, I think that's all kind of questions I had with you. Thank you. Thank you. तो ये बात हो चुकी है खत्म.
अब आगे आप लोगों को क्या चाहिए, कमेंट कर दो और क्वेश्चंस पूछ लो. प्रोबेबली नेक्स्ट गेस्ट जो भी आएगा उससे ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोग, एंड विल ट्राई टू आंसर ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, या फिर ऑल द confusions you are having if you're making up your mind before moving to any country. Maybe specifically to that country we can make a podcast. But just subscribe maybe if you like it. If you don't, then also maybe subscribe. Thank you. मजा आया. Hazard boys.